नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो दोस्तों चलो बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए हमें कश्मीर की हिस्ट्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों कृपया आखिर तक इस वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो के द्वारा आपको पूरी डिटेल हिस्ट्री भी समझेगी कश्मीर की, और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्या है और इसमें कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो अगर आज की डेट में कश्मीर की बात निकलती है तो सिर्फ दो चीज़ों की बात होती है। एक कश्मीर की खूबसूरती और दूसरा कश्मीर में चल रही टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू अ आर्टिकल पब्लिश्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स इन द ईयर 2017, लास्ट 27 ईयर्स में कश्मीर में अप्रॉक्सीमेटली 14,000 सिविलियंस की डेथ हुई है, 22,000 टेररिस्ट आर्मी के द्वारा एलिमिनेट किए गए हैं और 5,000 हमारे आर्मी मेंबर्स कश्मीर में शहीद हुए हैं। हमारे 4 में से 3 बैटल इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर इशू को रिलेटेड हुए हैं, और जो इंडो चाइना वॉर है जो 1962 में हुई थी वो भी इंडिया और चाइना की लैंड डिस्प्यूट इन कश्मीर के वजह से ही हुई थी। तो दोस्तों अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें तो 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक जो कश्मीर के किंग्स थे वो मोस्टली हिंदूज और बुद्धिस्ट थे, और मोस्टली जो कश्मीर की पॉपुलेशन थी वो मोस्टली हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी। आफ्टर 14th सेंचुरी कश्मीर को कैप्चर किया गया मुग़ल और अफ़गान इन्वेडर्स के द्वारा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए। इन द ईयर 1890 जब इंडिया में सिखिज़्म अपने पीक पे था, तभी महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कश्मीर को कैप्चर किया गया, और उन्होंने कश्मीर कैप्चर किया अफ़गान इन्वेडर्स को डिफीट करके। इसके बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, और इन्होंने हमेशा की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करके जो लोकल डोगरा रूलर्स थे उनकी हेल्प से इस सिख एम्पायर को हराया और कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों ये जो कश्मीर की टेरिटरी थी इसे ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया और उसे इस एरिया का एक पपेट रूलर बना दिया। अब साल आया था 1947 और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फ्रीडम मिल चुका था, बट इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ 2 नेशन थियरी। तो इस 2 नेशन थियरी की डिमांड रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, जिनको एक सेपरेट मुस्लिम नेशन चाहिए था मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने प्योरली धर्म के बेसिस पे इंडिया में एक लकीर खींच के एक नई कंट्री फॉर्म कर ली। इन 1947 जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्रीडम दिया तब नियरली 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे 1947 तक किंग्स का ही रूल चलता था। तो दोस्तों इन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम के टाइम ब्रिटिश लोगों ने 3 ऑप्शन दिए थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए ये 3 ऑप्शंस प्रिंसली स्टेट्स को ये कहते थे कि एक तो आप भारत में मिल जाइए, एक तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर तीसरा ऑप्शन ब्रिटिशर्स ने ये दिया था कि आप अपनी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म कर लीजिए। तो दोस्तों साल 1947 में कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और इस प्रिंसली स्टेट का किंग था महाराजा हरी सिंह। ये उन डोगरा रूलर्स का सक्सेसर था
जिनके हेल्प से ब्रिटिशों ने सिख्स को हरा के कश्मीर को कैप्चर किया था। ये जो महाराजा हरी सिंह था, इसने ब्रिटिशों के द्वारा दिए गए थर्ड ऑप्शन को चुना और इसने ये कहा कि ये कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री बनाएगा, ना ये कश्मीर को पाकिस्तान में सबमर्ज करेगा और ना ही ये कश्मीर को इंडिया में सबमर्ज करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा कि कश्मीर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, तो ये जो महाराजा हरी सिंह था, इसका एक एम्बिशन था कि ये कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया बनाएगा। दोस्तों, ये जो कश्मीर की एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी कहा जाता था, इन्होंने महाराजा हरी सिंह के खिलाफ एक रिवोल्ट चालू कर दिया और महाराजा हरी सिंह को ये कहा कि कश्मीर ये एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, इसे आप रूल नहीं करोगे। तो दोस्तों, महाराजा हरी सिंह ने अपना एक फाइनल डिसीजन आने तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों, ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये कहता था कि जब तक कश्मीर पे सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड और पीपल्स मूवमेंट इन द टेरिटरी कुछ हद तक अलो करेगा। पर दोस्तों, प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब पाकिस्तान के क्रिएटर और जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने राजा हरी सिंह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चालू किया और ये कहा कि कश्मीर जो है ये नो डाउट पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टू नेशन थियरी जो कश्मीर में पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और इनके इन स्पीचेस के वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस और अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। तो दोस्तों, जो पहली कम्युनल वायलेंस की खबर आई वो कश्मीर के पुंछ रीजन से आई, जहाँ पे लोगों ने कश्मीरी ट्रुप्स पे अटैक करना चालू कर दिया। और दोस्तों, ये बात ध्यान में रखी जाए कि ये जो कश्मीरी ट्रुप्स है ये इंडियन ट्रुप्स नहीं है, ये राजा हरी सिंह के ट्रुप्स थे। इसी कम्युनल वायलेंस का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और जो पाकिस्तान के रेडिकल पश्तूनी फाइटर्स थे उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई करके कश्मीर के बारामुल्ला, उरी और आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर में डंप करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी बैक पश्तूनी फाइटर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड थे और इन्होंने राजा हरी सिंह की आर्मी को डिफीट करना चालू कर दिया और जो कश्मीर का एरिया है उसे धीरे धीरे कैप्चर करने लग गए। तो ये जो राजा हरी सिंह थे और जो पॉलिटिकल पार्टीज थे लोकल कश्मीर के, उन्हें ये बात पता चल गई कि अगर सिचुएशन को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसकी वजह से दोस्तों, राजा हरी सिंह थे वो इंडिया की हेल्प मांगने इंडिया के पास आए। इंडिया ने राजा हरी सिंह को ये कहा कि वो कश्मीर में तभी इंटरवीन करेंगे जब राजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे ऑफिशियली साइन कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था ये कहता था कि जो कश्मीर का प्रिंसली स्टेट है वो ऑफिशियली इंडिया में सबमर्ज होना चाहता है और इंडिया का पार्ट बन जाएगा। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे ऑफिशियली साइन कर दिया और कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट था ऑफिशियली अभी वो इंडिया का पार्ट बन चुका था। और जो लोकल पॉलिटिकल लीडर थे कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला, इन्होंने भी इस डिसीजन को वेलकम किया और इन्होंने एक कंडीशन रखी कि जब लेटर स्टेजेस में कश्मीर में पीस आ जाएगा तब प्रॉपरली कश्मीरी लोगों का भी इस मैटर में एक ओपिनियन लिया जाएगा। पर शेख अब्दुल्ला ने कभी ये ऑफिशियली क्लेरिफाई नहीं किया कि इस ओपिनियन को किस तरीके से लिया जाएगा। पर दोस्तों, जो पाकिस्तान था उसने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मानने से मना कर दिया और उन्होंने इसे रिजेक्ट करने का मेन रीज़न ये बताया कि जो राजा हरी सिंह है अब वो कश्मीर में कोई पावर होल्ड नहीं करता, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर में पावर होल्ड करती है और इन्होंने कश्मीर में अपना वायलेंस और एग्रेशन कंटिन्यू रखा। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी अपनी आर्मी को कश्मीर में डिप्लॉय नहीं किया, ये सिर्फ रेडिकल पश्तूनी फाइटर्स को आर्म्स एंड एम्यूनेशंस प्रोवाइड करके कश्मीर में डिप्लॉय कर देते थे। और इसका रिजल्ट दोस्तों ये हो रहा था कि ये जो रेडिकल पश्तूनी फाइटर्स थे ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी और इनोसेंट लोगों को मार रहे थे। तो
इसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी ने अपने ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके कश्मीर में ड्रॉप करना चालू कर दिया। तो दोस्तों ये जो कश्मीर की टेरिटरी है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है और बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है। इसकी वजह से कश्मीर में एक वॉर लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही इंडियन आर्मी को कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया गया, इंडियन आर्मी ने इन रेडिकल पश्तूनी फाइटर्स को ढूंढ ढूंढ के मारना चालू कर दिया और जो द्रास और कारगिल का सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी फायरिंग हुई और इन रेडिकल पश्तूनी फाइटर्स को धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने पीछे ढकेलना चालू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसी पीरियड में विंटर सीज़न आ गया था और दोस्तों विंटर सीज़न में कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा हेवी स्नोफॉल होता है और इस हेवी स्नोफॉल में फ़ाइट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज की डेट जैसे इंडिया के पास उस टाइम पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे जो कि हमारे सोल्जर्स को विंटर में फ़ाइट करने के लिए हेल्प करें। ये जो एरिया है इस एरिया तक इंडिया ने कश्मीर को रिकैप्चर कर लिया था और जो इसके आगे वाला एरिया है वो अभी तक इन पश्तूनी फाइटर्स के कंट्रोल में था। इस हॉल्ट वाले पीरियड में इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ किया और इसके रिएक्शन में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया जिसे रेजोल्यूशन 47 भी कहा जाता है। तो दोस्तों यूएनएससी ने इंडिया और पाकिस्तान को इस रेजोल्यूशन के थ्रू 3 नॉन बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप्स प्रपोज किए। 3 नॉन बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप्स का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी स्टेप को कोई कंट्री द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता और जब तक फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई नहीं होता तब तक आप सेकेंड स्टेज की ओर नहीं बढ़ सकते। 3 नॉन बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप्स की फर्स्ट स्टेप ये थी कि पाकिस्तान शुड रिमूव ऑल द पाकिस्तानीज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम द कश्मीर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने आज की डेट में जो भी मिलिटेंट्स कश्मीर में डिप्लॉय किए हैं उसे पाकिस्तान फिर से पीछे बुलाएगा और जो भी पाकिस्तानी आज के डेट में इलीगली कश्मीर में रह रहे हैं उन्हें भी पाकिस्तान वापस बुला लेगा। कि सेकेंड स्टेप ये थी कि इंडिया शुड विड्रॉ इट्स आर्मी एंड शुड ओनली मेंटेन मिनिमम आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द रीजन। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाई कर लेता है तो इंडिया भी अपने आर्मी को कश्मीर से पीछे बुला लेगी और सिर्फ थोड़ी सी मिनिमम आर्मी को कश्मीर में मेंटेन करेगी जो कि लॉ एंड ऑर्डर और कश्मीर में स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी। अगर ये दोनों स्टेप्स सेटिस्फैक्ट्री होती थी तो थर्ड स्टेप ये कहती थी कि प्लेबिसाइड टू बी कंडक्टेड। तो दोस्तों प्लेबिसाइड का मतलब ये है कि जो कश्मीरी लोग हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं उनके बीच एक प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट किया जाए जिसमें ये लोग ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें इंडिया का हिस्सा बनना है या इन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। पर दोस्तों ये आर्टिकल तुरंत लैप्स हो जाता है और इसके लैप्स होने की मेन रीज़न ये थी कि पाकिस्तान ने कभी फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाई ही नहीं किया, ना उन्होंने कभी अपने पश्तूनी फाइटर्स को विड्रॉ किया, ना ही जो पाकिस्तानी लोग इलीगली कश्मीर में रह रहे थे उन्हें अब कश्मीर के टेरिटरी से विड्रॉ किया। जिस पॉइंट तक इंडिया ने कश्मीर को विंटर से पहले कैप्चर किया था वो बना लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके आगे की कश्मीर की टेरिटरी को पाकिस्तान ने आज तक इलीगली कैप्चर कर रखा है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इन द ईयर 1962 जब इंडो चाइना वॉर हुआ तभी चाइना ने इलीगली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया। इस पार्ट को हम अक्साई चीन भी कहते हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान को कश्मीर में एक थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करना था और अपने रिलेशंस चाइना के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने थे। इसकी वजह से पाकिस्तान ने 1965 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक टेरिटरी जिसे हम सक्सगम वैली कहते हैं उसको चाइना को सिंपली गिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों 1947 से आज की डेट तक पाकिस्तान और एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट ये कर रहा है कि जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंटिन्यूसली रेडिकल टेररिस्ट को इंडियन टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अब दोस्तों ये टेररिस्ट क्या करते हैं कि सिविलियंस और आर्मी पर्सन्स पे अटैक करते हैं और उन्हें मारते हैं। और दूसरा मेन प्रॉब्लम ये लोग ये क्रिएट कर रहे हैं कि जो लोकल इंडियन कश्मीरी यूथ है उन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट्स के आधार पर भड़काकर इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो दोस्तों इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये भी होता है कि जो कश्मीर वैली है वहाँ पे बहुत हद तक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सिविल अनरेस्ट बना रहता है। अब दोस्तों साल 1984 में क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को ये टिप मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने का अटेम्प्ट कर रही है। तो दोस्तों ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये एलओसी के बिल्कुल पैरेलल में ही आता है। बट दोस्तों यहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि 1947 से 1984 तक इसे कोई भी कंट्री ने कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ की जो टेरेन है और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर दोस्तों इन द ईयर 1984 इंडिया ने पाकिस्तान से पहले ही सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत कहा गया था। अब दोस्तों हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अपने प्रॉपर थर्मल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और स्पेशल फूड का यूज़ करके 24/7 हमारे इस बॉर्डर को गार्ड करती है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट बॉर्डर का खिताब रखता है। इन द ईयर 1999 पाकिस्तान ने इलीगली अपने ट्रूप्स को इंडियन कश्मीर में डिप्लॉय करके कश्मीर को कैप्चर करने का एक अटेम्प्ट किया था, पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देके वापस पीछे ढकेल दिया था। अब दोस्तों इस वॉर को कारगिल वॉर भी कहा गया था। इस वॉर के बारे में दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके डिटेल शेयर करने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। दोस्तों डेमोग्राफी का सिंपल मीनिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो पार्ट है इसे लद्दाख का पार्ट कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही एक थिन पॉपुलेशन रहता है और मोस्टली यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और इस्लाम को फॉलो करता है। और दोस्तों ये जो जम्मू का रीजन है यहाँ पे मोस्टली जो मेजर पॉपुलेशन है वो हिंदुज़्म फॉलो करता है और यहाँ पे कुछ हद तक मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है। और दोस्तों ये जो कश्मीर वैली वाला एरिया है यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। पाकिस्तान जो है वो जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में एक डेमोग्राफिकल चेंज लाना चाहता है, जिससे यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी बन जाए। तो दोस्तों ये डेमोग्राफिकल चेंज लाने के लिए जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें इस वैली में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो साल 1990 में क्या हुआ कि जो कश्मीर वैली है वहाँ पे एक प्री प्लान्ड रिलीजियस जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडित्स का, जो कि एक माइनॉरिटी हुआ करते थे कश्मीर वैली के। और नियरली एक ही रात में 2.5 to 3 लाख कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर वैली से भगाया गया और इसमें हज़ारों कश्मीरी पंडित्स की जान भी गई। और ये जो कश्मीरी पंडित्स है ये आज की डेट में दिल्ली में एज अ रेफ्यूजीज रह रहे हैं। अब दोस्तों इसका मेन इफेक्ट ये हुआ कि जो कश्मीर वैली है उसके ऊपर पूरी तरीके से एक इस्लामिक डोमिनेशन आ गया और ये जो पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन्हें बहुत हद तक ईजी हो गया यहाँ के जो लोकल यूथ्स है उन्हें रिलीजियसली ब्रेन वॉश करने में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट के ऊपर, आर्टिकल 370 इन कश्मीर। तो दोस्तों आर्टिकल 370 को कश्मीर में लागू किया गया था जब कश्मीर इंडिया का एक हिस्सा बना। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 370 है इसे लागू करते समय इसे एक टेम्पररी आर्टिकल बताया गया था। और दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था अदर देन इंडियन टेरिटरी। तो दोस्तों इस आर्टिकल के थ्रू कश्मीर में कुछ अलग लॉज अदर देन इंडियन लॉज और अपना एक अलग इंडिपेंडेंट फ्लैग हुआ करता था। सो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये जो कश्मीर है उसे बहुत थोड़ी हद तक एक अलग कंट्री का ही दर्जा दिया गया था। ये लॉ ये भी कहता था कि कश्मीर को एक सेपरेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट दी जाएगी और जो इंडियंस है जो दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं वो कश्मीर में कोई लैंड परचेज नहीं कर पाएंगे। इन स्पेशल प्रोविजंस की वजह से बहुत सारे वेल नोन इंडियन पॉलिटिशियंस जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को बहुत हद तक रिजेक्ट किया था और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो आर्टिकल था ये कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाता था अदर देन इंडिया। तो दोस्तों इन्हीं प्रोविजंस के चलते
जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसने इस आर्टिकल को एबॉलिश कर दिया ऑन 6 अगस्त 2019 विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन पार्लियामेंट एंड बाय प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। और दोस्तों इसी कश्मीर रीजन में प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे करंट गवर्नमेंट ने कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए, जिसमें एक थी कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इंडिया के इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और पाकिस्तान ने OIC में जाके ये कहा कि सारे कंट्रीज़ मिलके इंडिया को क्रिटिसाइज़ करे और प्रेशराइज़ करे कि वापस वो आर्टिकल 370 कश्मीर में लागू कर दे। बट हमेशा की तरह पाकिस्तान को टर्की और चाइना के अलावा किसी भी कंट्री ने सीरियसली नहीं लिया। तो दोस्तों पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में बहुत बार उठा चुके हैं और ये हमेशा ये बात कहते हैं कि इंडियन आर्मी इनोसेंट कश्मीरीज पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है, पर आज तक 50 सालों में ये एक भी प्रूफ दिखा नहीं पाए। तो दोस्तों एक बार एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशंस में एक फ़ोटो दिखाई थी जिसमें एक छोटी बच्ची को पैलेट गन के द्वारा बुलेट लगी थी। तो दोस्तों पाकिस्तान को फिर से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये जो फ़ोटो थी ये भी कश्मीर की नहीं तो पैलेस्टाइन की थी। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है जो कश्मीरी फ्रीडम की बात करते हैं उनकी हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे आज तक पाकिस्तान ने फ्री नहीं किया। उल्टा इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन में पाकिस्तान ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, जिसे हम सिपेक भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के समय जितनी भी अनस्टेबिलिटी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कश्मीर में हो रहे हैं उसका मेन रीज़न पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन में कभी डेवलपमेंट लाना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर कश्मीर में एक बार डेवलपमेंट आ गई तो फिर कश्मीरी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो जाएंगे। और दोस्तों जितने भी पाकिस्तानीज आज के डेट में ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर में अनस्टेबिलिटी इंडिया की वजह से हुई है, उन्हें मैं ये बता दूँ कि जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो लेस डेवलप्ड है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से। सो इससे पूरे फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट में कॉन्सेंट्रेट कर रही है और कौन सी कंट्री टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।